ट्रस्ट मी, आई एम ए लॉयर। मेरा नाम संजीव अंबस्टा, मैं एडवोकेट हूँ पेशे से। और आज का टॉपिक है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस एंड व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस। आमतौर पर लोगों में एक दुविधा होती है कि ये क्या ऑफेंस क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। जो लॉ बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ये परेशानी की बात नहीं है। बट जो लॉ नोइंग पर्सन नहीं है, उनके लिए ये एक प्रश्न उठता है कि वो बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। आज का जो टॉपिक है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का, इसको जो प्रोसीजरल लॉ है, जो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है कि बेलेबल ऑफेंस क्या है। नॉन बेलेबल ऑफेंस का कोई डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दिया है, लेकिन जब हम बेलेबल ऑफेंस का जब डेफिनेशन देखेंगे, उसी से नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन हमको मिलेगा। तो सेक्शन जो डेफिनेशन क्लॉज है सीआरपीसी का, वो सेक्शन 2 है और सेक्शन 2A में बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो पहले हम सीआरपीसी का जो लैंग्वेज है उसको हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी जो है वो कैसे डिफाइन किया है बेलेबल ऑफेंस को। तो सेक्शन 2A कहता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence। क्या मतलब है? कहता है कि bailable offence means an offence which is shown as bailable in the first schedule। कहता है कि bailable offence वह offence है जो फर्स्ट शेड्यूल में bailable दिखाया गया और which is made bailable by any other law for the time being in force, और bailable किसी दूसरे कानून में। ये जो फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल में जो bailable दिखाया गया है वो आईपीसी से रिलेटेड, इंडियन पैनल कोड से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसको दिखाया गया है फर्स्ट शेड्यूल में bailable। और किसी दूसरे कानून में, जो आईपीसी के अलावा किसी दूसरे कानून में अगर बेलेबल बनाया गया है तो उसको बेलेबल कहते हैं। इसलिए कहता है विच इज मेड बेलेबल फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और तो वो ऑफेंसेस जो होंगे वो बेलेबल होंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस होंगे जो बेलेबल नहीं होगा वो नॉन बेलेबल होगा। ये वेयर एक्ट कहता है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। अब हमको देखना है कि ये जो फर्स्ट शेड्यूल की बात जो आई है, तो व्हाट इज द फर्स्ट शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? तो जब हम सीआरपीसी को देखेंगे तो सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है, एक फर्स्ट शेड्यूल और एक सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है और वो फर्स्ट शेड्यूल जो है ऑफेंसेस को क्लासिफाई करता है और वो आईपीसी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है उसको क्लासिफाई करता है। अब फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 6 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में
सेक्शन मेंशन किया गया है। सेकंड कॉलम में ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है कि कौन सा ऑफेंस है। थर्ड कॉलम में जो दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल का थर्ड कॉलम में जो दिया गया है वो पेनल्टीज मेंशन किया गया है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मेंशन किया गया है। फोर्थ कॉलम में दिया गया है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। फिफ्थ कॉलम में दिया गया है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड सिक्स्थ कॉलम में जो दिया गया है बाय विच कोड द ऑफेंस इज ट्राइड। तो जब हम फोर्थ कॉलम में जाएंगे फोर्थ शेड्यूल का, तो उसमें मेंशन किया हुआ है ऑफेंस के अगेंस्ट में, सेक्शंस ऑफेंस के अगेंस्ट में कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। तो ये बहुत क्लियर है कि ऑफेंस को, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हो या लॉयर्स हो, ऑफेंस को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो इसका एक ही मेजरमेंट है, वो है फर्स्ट शेड्यूल। और फर्स्ट शेड्यूल में वो मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल। जो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो क्लासिफिकेशन है वो डेफिनेशन के अनुसार, जो डेफिनेशन है उसमें जो कॉलम फिफ्थ है, फोर्थ शेड्यूल का कॉलम फिफ्थ है, वो आईपीसी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है वहां पर क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अब ये तो समझ में आ गया कि जब भी हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को क्लासिफाई करेंगे तो हमको फर्स्ट शेड्यूल में ही जाना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में ही देखना पड़ेगा कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस का जो चैप्टर है सीआरपीसी में, वो डील करता है, बेलेबल ऑफेंस को डील करता है 436 सीआरपीसी। 436 सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस का बेल को कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा कोर्ट में, वो प्रोविजंस 436 सीआरपीसी में है। बेलेबल ऑफेंस में हम लोग एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम करते हैं, मतलब बेलेबल ऑफेंस में बेल आपको मिलना है। और बेलेबल ऑफेंस में पुलिस को भी पावर है बेल ग्रांट करने का और कोर्ट को भी पावर है बेल ग्रांट करने का। दोनों, पुलिस में भी एज ए मैटर ऑफ क्लेम, एज ए मैटर ऑफ राइट हम लोग बेल क्लेम करते हैं और कोर्ट में भी हम लोग एज ए मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम करते हैं, जो 436 सीआरपीसी में प्रोविजंस है। अब देखेंगे तो फिर नॉन बेलेबल में क्या होगा। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एज ए मैटर ऑफ राइट जो ऑफेंडर है वो बेल क्लेम नहीं कर सकता। तो क्या है भाई, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि उसको बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलेगा। और बेल मिलेगा जब बेल का ग्राउंड होना चाहिए। तो ये कौन सा ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है जहां पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी ऑफेंडर को बेल मिल सकता है। तो इसके लिए जो ग्राउंड्स जो मेंशन है वो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 437, 438 एंड 439 में मेंशन है। अब हम क्या देखे थे कि जो बेल एक्सरसाइज करेगा या बेल क्लेम जो करेगा ऑफेंडर कोर्ट में, उसके लिए प्रोविजन है 436 बेलेबल ऑफेंस के लिए। और नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए जो बेल क्लेम करेगा या बेल का एप्लीकेशन जो ऑफेंडर देगा कोर्ट में, उसके लिए 3 प्रोविजंस है। एक 437 सीआरपीसी सेक्शन, 438 एंड 439। अब ये 3 प्रोविजंस जो नॉन बेलेबल के लिए है, तो
इसको भी मैं बता दूं कि ये क्या है प्रोविजंस। तो 437 में जो सीआरपीसी में जो बेल एक्सरसाइज किया जाता है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ऑफेंडर जो है वो बेल लगाएगा, उसका जो प्रोविजंस होगा वो 437 सीआरपीसी में होगा। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड नहीं होता है, जो ग्राउंड प्रेस किया गया है ऑफेंडर के द्वारा, तो उस सर्कमस्टेंसेस में मैजिस्ट्रेट जो है वो बेल को रिफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि बेल जो है वो टोटली कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है। तो जब बेल रिफ्यूज करेगा तो ऑफेंडर के पास, जो अक्यूज्ड हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनके पास ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में वो सेशंस कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे। और वो जो सेशंस कोर्ट में जो बेल अप्लाई किया जाएगा अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ द बेल बाय द मैजिस्ट्रेट, उसका जो प्रोविजन है वो 439 सीआरपीसी है, सेशंस कोर्ट, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से ऊपर का कोर्ट होता है। और वो 437 में एक्सरसाइज 439 में एक्सरसाइज करेगा। और ये 439 में जो सेशंस कोर्ट को पावर है बेल ग्रांट करने का या बेल सुनने का, वो कंकरेंट पावर जो है वो हाई कोर्ट्स को भी है। 439 में हाई कोर्ट्स को भी रेगुलर बेल सुनने का पावर है। अब एक टर्म और है जो मैंने बताया, 438 सीआरपीसी। तो ये 438 सीआरपीसी क्या है? ये 438 सीआरपीसी जो है वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन का मतलब होता है प्री अरेस्ट बेल, अरेस्ट होने के पहले का बेल। इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई एफआईआर होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो वो अरेस्ट होने के पहले वह बेल एप्लीकेशन लगा सकता है। और वो जो अरेस्ट होने के पहले जो बेल एप्लीकेशन लगाया जाता है उसी बेल एप्लीकेशन को एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कहते हैं, प्री अरेस्ट बेल है। लेकिन इसमें प्री अरेस्ट बेल जो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है उसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जो उनके जो सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको प्री अरेस्ट बेल सुनने का पावर नहीं है। ये सिर्फ दो कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल सुनने का पावर है, एक कोर्ट ऑफ सेशंस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं और एक ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो 438 सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन जो लगाया जाएगा वो सेशंस कोर्ट में लगाया जाएगा। और अगर सेशंस कोर्ट जो बेल का ग्राउंड्स है उसमें अगर सेशंस कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो वो बेल अलाउ भी कर सकता है, और सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो बेल रिफ्यूज भी करता है। और वो एंटीसिपेटरी बेल जो सेशंस कोर्ट रिफ्यूज करेगा उसके बाद जो अक्यूज्ड जो है, ऑफेंडर जो है, उनके पास एक और ऑप्शन है, वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट 438 सीआरपीसी में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अब है ये 438 सीआरपीसी हुआ, सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट। इस तरह से हम लोग देखे कि जो बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस में ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे कि बेलेबल ऑफेंस में प्री अरेस्ट बेल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंस में जो ऑफेंडर है वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम करता है और उसमें कोर्ट बेल को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। और इवन पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर को भी पावर है कि बेलेबल ऑफेंस में ऑफेंडर को बेल दे, क्योंकि ये सब जो बेलेबल ऑफेंस है वो पेटी नेचर का ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही सिर्फ हम लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए
जो ऑफेंडर है वो मूव कर सकता है, जो पावर सेशंस कोर्ट को है और हाई कोर्ट को है। अब मैं एक एग्जांपल बता दूं, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सीआरपीसी का जो शेड्यूल है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 302 आईपीसी। 302 आईपीसी जो है वो मर्डर केस, मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 302 आईपीसी में है। अब 302 आईपीसी को बेलेबल ऑफेंस में रखा गया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो इसके लिए हम लोग शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम 4 देखेंगे, तो कॉलम 5 जब देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि ऑफेंस नॉन बेलेबल है। उसी तरह जैसे किसी ने किसी को अब्यूज कर दिया या असॉल्ट कर दिया, ग्रीवस नहीं हो, तो उसमें जो ऑफेंस जो बनता है वो 323 आईपीसी में बनता है। और वो जो फर्स्ट शेड्यूल जो दिखाया है वो बेलेबल ऑफेंस है। तो इस तरह से जो बेलेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मर्डर का केस जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, हत्या का मामला नॉन बेलेबल है, और किसी को सिंपली असॉल्ट कोई कर दिया, अब्यूज कर दिया 323, वो बेलेबल है। इस तरह से दो एग्जाम्पल्स आपको बताए बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस का। एंड दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द ऑफेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ये जानकारी यहाँ तक आप लोगों को दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आएंगे और इस तरह से